अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 84 न्यूज। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर सुहेल अहमद। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अटक की मुमताज समाजी और सियासी शख्सियत राना शौकत साहब। राना साहब का ताल्लुक शोबा सहाफत से भी है। सेंट्रल यूनियन जर्नल अटक के ये चेयरमैन हैं। राना साहब से आज हम गुफ्तगू करेंगे। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले राना साहब ये बताइएगा कि सियासी कैरियर का आगाज आपने कब और कैसे किया? मैंने सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मुझे दावत दी। जहाँ तक आपने किया कि आपने सियासत का आगाज कहाँ से किया, मैंने सबसे पहले 1999 में काउंसलर का इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि मैं बैंक में मैनेजर था और मैंने जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा और मैं जीत गया अल्लाह के फजल से। लेकिन वो हमारे बलदियाती अदारे 18 महीने बाद ख़त्म कर दिए गए थे, जबकि मुशर्रफ साहब का माशाल्लाह आया था। उसके बाद 2005 में मैंने अटक शहर से नाज़म का इलेक्शन लड़ा और अल्लाह के फजल करम से, हुजूर पाक के सदके और अटक के शहरियों के ताउन से मैंने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। और उसके बाद आवाम की खिदमत मैंने अभी तक इसी तरह जारी रखी हुई है। राना साहब, ये आजकल आप देख रहे हैं कि जो सियासी गर्मा गर्मी है, सियासी सूरत हाल, जो मुल्क की सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो पीटीआई की हुकूमत को तकरीबन 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है और जो अपोजिशन पीडीएम की जो जमातों के जो रहनुमा हैं, उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत से 31 जनवरी को कि हुकूमत जो है वो मुस्तफी हो जाए, यानी इस्तीफा दे दे। तो आप क्या समझते हैं कि ये उनका ये मुतालबा दुरुस्त है? नहीं, देखें, एहतजाज करना हर का हक है, इसमें कोई बात नहीं। जिस तरह पीडीएम कह रही है कि जी आप इस्तीफा दे दें, ये तमाम जो काम होता है ये असेंबली में बैठ के होता है, अंदर एहतजाज से नहीं होता। अगर एहतजाज से हुकूमत तब्दील करनी होती तो सबसे बड़ा एहतजाज अभी तक 126 दिन का वो इमरान खान साहब का था। उस वक्त तो कोई हुकूमत तब्दील नहीं। ठीक है, लोगों के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो चाहते होंगे जिस तरह इमरान खान को हमने वोट दिए, कामयाब किया, उस तरह हमें रिलीफ भी मिलना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब की कोशिश कि मैं रिलीफ दूं, लेकिन आपको पता है कि मुल्क में इस वक्त बहुत बुहरान है, खासकर फंड्स वगैरह का हवाले से, जिसकी वजह से आवाम को, इसमें कोई शक नहीं, आवाम को रिलीफ नहीं मिला जिस तरह इमरान खान साहब को जिताना चाहिए था। लेकिन इमरान खान साहब, उनकी कोशिश भी है और वो लगे हुए हैं कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें। और उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो कह रहे हैं कि बेहतरी आ रही है, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जहाँ तक आपने पीडीएम के एहतजाज का किया, इनका हक है, मुख्तलिफ जगह जलसे हो रहे हैं। एक उनका नया सवाल था कि हम इस्तीफे दे देंगे। अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो फिर आप एहतजाज ना करें, आप असेंबली में जाके इस्तीफे दे दें। लेकिन आपको पता है, जहाँ तक इस्तीफे की बात है, उसमें 11 जमातें हैं, उसमें कोई इस्तीफे देने के लिए तैयार है, कोई नहीं तैयार है। तो इस्तीफों से भी मसला हल नहीं नजर आ रहा है मुझे। और आगे आपको पता है सेनेट का इलेक्शन है, अगर ये इस्तीफे देते हैं तो हुकूमत को मसला तो बन सकता है। लेकिन वो देखेंगे कि अगर हाउस इतना है कि सेनेट का इलेक्शन हो सकता है, तो वो उनके इस्तीफे देने के बावजूद मैं समझता हूँ वो इलेक्शन हुकूमत करा देगी। राना साहब, जैसा कि आपने कहा है जी कि जो प्लेटफार्म है असेंबली का है, वहां पर आप जो है इस्तीफे दे, वहां पर हुकूमतों को जो है हुकूमत के जाने के लिए इकदाम होते हैं, उनके अगेंस्ट जो होते हैं अपोजिशन के अगर मेंबर ज्यादा हो तो फिर उसमें भी हुकूमत के जाने के चांसेस होते हैं। तो आपने कहा है कि इमरान खान ने भी जो है तकरीबन 3 माह से ज्यादा अरसा जो है उन्होंने वहां पे एहतजाज किया है इस्लामाबाद में, लेकिन उसके जो है देखा जाए तो हुकूमत ने अपना टाइम पीरियड पूरा किया है। ये बताइएगा कि जो 2-2.5 साल तकरीबन इनके हो गए हैं, तो इस 2.5 साल के अरसे में आप हुकूमत की कारकर्दगी को किस से देखते हैं कि क्या हुकूमत जो है उसके इकदाम अवामी खिदमत के लिए जो थे, जो उनके दावे थे कंटेनर पर खड़े होकर के हम तब्दीली लाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि आपको कुछ चेंज नजर आ रहा है, कोई तब्दीली नजर आ रही है? जहाँ तक आप तब्दीली की बात कर रहे हैं, सबसे मैं समझता हूँ
खान साहब की बदकिस्मती की है, खान साहब को अभी तक अब टीम अच्छी नहीं मिली। उनमें कुछ लोग, पहले भी मैंने एक दफा इंटरव्यू में किया था, कुछ लोग वो जीत गए जो मुख्तलिफ जमातों के हैं। अगर खान साहब तब्दीली चाहते भी हैं लेकिन वो तब्दीली होने नहीं देते। उनका माटो ये नहीं होता, उनका माटो ये होता है कि हर हुकूमत में हम एंजॉय करें। वो कल कोई और हुकूमत आएगी, आज खान साहब के साथ है। 70% लोग इस पीटीआई में इस वक्त वो लोग हैं 70% जो वो एंजॉय कर रहे हैं। कल दूसरी हुकूमत आएगी, कोई और लीग बनेगी, कोई और पार्टी बनेगी, उधर चले जाएंगे। इस वजह से इमरान खान को इस बहुत परेशानी है कि उनके पास टीम अच्छी नहीं है। इमरान खान साहब बताते खुद चाहते हैं कि मैं आवाम को रिलीफ दूं। आपको पता है जब टीम अच्छी ना हो तो मसला बन जाता है, और उनकी कोशिश है कि मैं रिलीफ दूं, और देखें आप वो रिलीफ कब देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को सबसे पहले आवाम को रिलीफ देना चाहिए। एशिया सस्ती हों, महंगाई पे कंट्रोल करें, जो जरूरी चीजें। आपको पता है अब आम आदमी के लिए उनको ये नहीं कि किराए बहुत महंगे हो गए हैं, आम आदमी के लिए सफर मुश्किल हो गया है। और खाने पीने की अशिया आप देख लें, वो चीनी जो 55 रुपए किलो थी 100 रुपए 110 चली गई थी, लेकिन अब फिर 85 आ गई। इस तरह अगर लोगों को रिलीफ मिलेगा तो इमरान खान साहब से खुश होंगे। अगर इमरान खान साहब रिलीफ देने में कामयाब नहीं हुए तो आइंदा इलेक्शन में मेरा ख्याल लोग इनको वोट नहीं देंगे। राना साहब, बड़ी अच्छी आपने बात कही कि जो है अवाम को रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है, जबकि क्योंकि कोई भी मुल्क को अगर उसकी जो है उस मुल्क की जो अवाम है वो खुशहाल नहीं होगी तो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। राना साहब ये बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात अगर हुए तो आपका सुनने में आया कि आप चेयरमैन बल्दिया अटक का भी आपका इलेक्शन लड़ने का इरादा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? किसी पार्टी के साथ मिल के लड़ेंगे या आजादाना तौर पर लड़ेंगे? देखें, लोगों की ख्वाहिश है कि आप राना साहब इलेक्शन लड़ें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत ने इजाज़त दी तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अभी तक किसी जमात का कोई फैसला नहीं किया गया, और वो भी जब इलेक्शन लड़ूंगा अगर तो वो लोगों से मुशावरत करूंगा, उनसे बैठाऊंगा कि किस पार्टी की तरफ से मैं इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि राना साहब आप इलेक्शन लड़ें। तो ये मेरी ख्वाहिश है, और होगा वही जब अल्लाह ताला पाक सेहत देगा, अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हिस्सा लेंगे, क्योंकि मेरा मिशन आवाम की खिदमत है। 5 साल में नाज़म भी रहा तो अल्लाह के फजल करम से शहरियों की जो कुछ भी मेरे से थोड़ी बहुत खिदमत हो सकी मैंने की। और अल्लाह खुश रखे अटक के शहरियों को जिन्होंने मुझे कामयाब किया था 2005 में, और उनकी जो उनका ताउन और उनकी वजह से मुझे कामयाबी हुई वो इंशाअल्लाह ताला मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। और अभी भी लोग इसी तरह मेरे से ताउन करते हैं। मैं कहता हूँ कि किसी का काम भी होता है सरकारी, मैं जहाँ नाज़म ख़त्म भी हो गया हूँ लेकिन उसके बावजूद कई ऑफिस में सरकारी मुलाजम बहुत ताउन करते हैं। किसी शख्स को काम के लिए भेजूं तो वो कर देते हैं। मैं सरकारी मुलाजमीन का भी इंतहाई मशकूर और ममनून। राना साहब, गैस का जो बहरान है वो पूरे मुल्क में, अटक में जो है मुख्तलिफ इलाके हैं, पहले भी हमने जिक्र किया है, दारुस्सालाम कॉलोनी, कयूम चौक, फारूक आजम कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, माला अवान शरीफ, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है गैस की जालमाना लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पाइपलाइन जो है महकमा गैस ने गुज़िश्ता साल जो है वो ला के रखे हुए हैं बिछाने के लिए बड़े पाइप जो है, लेकिन अभी तक वो पाइप उधर ही पड़े हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, उसकी वजह ये है कि गैस जो पहले खासकर दारुस्सालाम कॉलोनी, पीयूष कॉलोनी बनाई गई, इसमें इतनी आबादी नहीं थी और पाइपलाइन छोटी डाली गई। एक तो छोटी डाली गई थी, दूसरा ये कि जब आबादी ज्यादा हुई वहाँ पाइप चेंज करने थे, गैस के हवाले से बड़े पाइप डालने थे। जिस तरह आप खुद बता रहे हैं कि पाइप पड़े हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि बड़े पाइप डालने चाहिए। और गैस की कमी है इस वक्त पाकिस्तान में, जबकि गैस मुख्तलिफ गांव देहातों में और शहरों में दी जा रही है, लेकिन हमारे पास उतनी गैस नहीं है कि जितनी आगे फराहम की जा रही है। तो इस वजह से आपको पता है लोड शेडिंग होती है, और फिर सर्दियों में आपको पता है गैस का ज्यादा इस्तेमाल होता है, हीटर्स लगते हैं, गीजर लगते हैं, तो इस वजह से मुश्किलात का सामना है। तो मैं तो यही हुकूमत से, वक्त हाकम से यही गुजारिश करूंगा कि अटक में खासकर जहां गैस की लोड शेडिंग है उसको फौरन खत्म किया जाए और गैस बहाल की जाए, और वहां का जो निज़ाम है उसमें बड़े पाइप डाली जाए
بہت شکریہ رانا صاحب کا. ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ رانا صاحب کا تعلق شعبہ صحافت کے ساتھ بھی ہے. سینٹرل یونین آف جرنلسٹ اٹک کے یہ چیئرمین ہیں اس وقت. رانا صاحب یہ بتائیں کہ اٹک میں صحافت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں پہ جو ہے پریس کلب بھی نہیں ہے, تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے, اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کی طرف سے اٹک میں خاص کر جو ہمارے منتخب نمائندے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے پہلے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اور ابھی بھی نہیں ہو رہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے پریس کلب بات کی ہے, پریس کلب ہمارے صحافیوں میں گروپ بندی ہے. جبکہ گروپ بندی میں نے اس میں گزارش کی تھی, ایک ڈسیزن کھلی کی جا رہی تھی, گروپ بندی ہر جگہ ہوتی ہے. دیکھیں نا, مختلف ڈپارٹمنٹ میں آپ ڈسٹرکٹ اٹک بعد میں دیکھتے ہیں انتخابات ہوتے ہیں, گروپ بندی ہوتی ہے, لیکن ان کے آفس موجود ہوتے ہیں. اٹک میں گروپ بندی کی وجہ سے ہمارے پاس جو بلڈنگ تھی وہ حکومت نے واپس لے لی. اب اتنے وسائل نہیں ہیں صحافیوں کے پاس کہ وہ بلڈنگ بنا سکیں, اور دوسرا ہے کہ یہ جو سرکاری بلڈنگ ہوتی ہیں یہ حکومت بنا کے دیتی ہے صحافیوں کو. لیکن اٹک میں بدقسمتی ہے کہ ابھی تک میں کہتا ہوں کسی بھی ایم پی ایم این اے یا کسی سیاستدان نے ابھی تک پریس کلب کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جہاں ان کو کرنا چاہیے جہاں صحافی بیٹھ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کو اقدامات کرنے چاہیے. اور جہاں اگر پریس کلب ہوتا ہے تو وہاں لوگ آتے ہیں, اپنے مسائل بتاتے ہیں, ان کو صحافی اجاگر کرتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہاں پریس کلب نہیں ہے. آج کے انٹرویو کے حوالے سے میں اپنے ایم پی ایم این اے جو گزرا ہے ہمارے ضلع اٹک میں ان سے اور انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ اٹک میں پریس کلب کے لیے کوئی نہ کوئی بلڈنگ دی جائے جہاں صحافی بیٹھ کر اپنے فرائض سر انجام دیں اور عوامی مسائل کو اجاگر کر کے ان کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. بہت بہت شکریہ رانا شوکت علی صاحب آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا. ناظرین, رانا شوکت علی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, بڑی اچھی باتیں انہوں نے کہی ہیں. سیاسی حوالے سے بھی ہم نے ان سے گفتگو کی اور ان کے سیاسی جو کیریئر اس حوالے سے, اور شعبہ صحافت کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر فیل احمد کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. پاکستان.